खबर है मैं खुश आमदेद मेरे साथ आरफीन बड़ी साहब जनाब तैयार मलिक सबर मैं हूँ सईद काजी नाज़रीन। आज ज़ाहिर है सबसे अहम बात तो ब्रीफिंग इन कैमरा ब्रीफिंग हुई जो एक कमेटी को देगी, पार्लियामेंट्री कमेटी को दी गई। 29 लोग थे, 16 लोग बताया जा रहा है और भी थे, और उन्हें ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और कश्मीर में जो नई सख्तबंदियाँ हो रही हैं, अफ़गानिस्तान में जो ख़ास तौर पर नई सख्तबंदियाँ हो रही हैं, इस हवाले से शायद बात यानी है तो इन कैमरा हम कंजेक्चर ही कर सकते हैं। इसके साथ चीन के साथ तल्लुकात के ज़मन में पाकिस्तान ने वाशगाफ अंदाज में अपनी प्रेफरेंसेस जो है उनका इजहार कर दिया, और इमरान खान ने इस हवाले से बहुत सी बातें की हैं, आपसे शेयर करेंगे। 1.5 करोड़ लोग कौन हैं और आपको हम ये बताएंगे कि उनको कैसे आइडेंटिफाई पहले भी किया जा गया था इसहाक डार के दौर में, मगर फिर कुछ ना हुआ। और लोड शेडिंग हमारे पास कैपेसिटी बढ़ गई है, लोड शेडिंग भी बढ़ गई है, इसकी वह ख़ास तौर पर मलिक साहब से पूछेंगे। मगर भट्टी साहब, आज जो इन कैमरा अब नई सख्तबंदियाँ हो रही हैं, जनरल दोस्त तो मुझे तमाम लोग अफ़गानिस्तान में दोबारा से एक कब्जे की जंग शुरू हो रही है, तो लगता तो यही है इसी पर बात हुई होगी। आपकी खबर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काजी साहब, मेरे ख्याल में आज के बाद अपोजिशन जो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करती थी, निश्तर के तीर चलाती थी कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर का सौदा कर लिया है, इन्हें तो ठंड पड़ गई है। सुना है कि मोहतरम फैज़ अमीर साहब और DG MO ने बड़ी ब्रीफिंग दी है और उन्होंने बताया है कि हम जानते हैं कौन प्रोपोगंडा कर रहा है। पाकिस्तान ने एक ही फैसला किया है, पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिका हो या कोई भी सुपर पावर हो, कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने टोटली पाकिस्तानी अमेरिका ताल्लुकात के मंजरनामे से आगाह किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को इस मौके पर बड़ा सराहा गया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज अमेरिका फ़ौज के इनखला पर, अफ़गानिस्तान में होने वाली पैदावार जो सूरत हाल है उस पर मुकम्मल नज़र रखे हुए है और उसका सदेबाब भी कर लिया गया। अगर वहाँ खाना जंगी होती है तो पाकिस्तान ने तमाम हिफाजती तदाबीर कंप्लीट कर ली है। कहा जा रहा है कि इस मौके पर खासा खामोशी तारी हो गई थी जब DG ISI फैज़ हमीद ब्रीफिंग दे रहे थे। ख़ुसूसन उन्होंने बार बार कहा कि जो लोग कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर भेज दिए या भारत के साथ ताल्लुकात हो रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान को ख़ुद रिक्वेस्ट की थी, पाकिस्तान की फ़ौज को, कि हम मकबूजा कश्मीर समेत तमाम इशुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। वो लेकिन एक वादिया तौर पर कह दिया, चाहे अमेरिका हो या कोई सुपर वो, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं होगी, किसी भी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। तमाम हमसाया ममालिक से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात के वहाँ है। मेरा ख्याल है आज जब मेरा ख्याल है, लेकिन ये तो अपोजिशन की मर्ज़ी है, अगर वो ये ब्रीफ कौमी सलामती की पार्लियामेंट की ब्रीफिंग करेंगे तो फ़ौज की इस ब्रीफिंग से इत्मीनान का इजहार करेंगे। लेकिन मेरी दूसरी एक राय थी जिसमें शायद आप ना हो, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस अहम तरीन ब्रीफिंग में खुद भी जाना चाहिए। वो नहीं थे, वॉज कंस्पिकुअस बाय हिज एब्सेंस। उनको मेरे ख्याल में क्या मलिक साहब? काई साहब, इसमें बड़ी अच्छी बात है भट्टी साहब ने जिस तरह कही है, इसमें एक इसकी रीज़न भी है। जब आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी, ये पाकिस्तान का एक ऐसा फोरम है जहाँ पे आपकी हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे होते हैं। मैं एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, मगर बड़े अफसोस की बात है कि वज़ीर साहब फिर नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा बाजवा साहब ने ब्रीफिंग दी थी बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले, उसमें भी वो नहीं आए थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब का ना आना, ये नहीं मैं कह रहा कि कोई लड़ाई झगड़ा, मगर चीज़ें सिम्बॉलिक होती हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ लाइक ए फादर ऑफ ए कंट्री। तो जब आप वहाँ पे आए हैं तो इसका मेरे ख्याल में एक बेहतर जो एक अच्छा, इससे अच्छा इमेज था वो ये होना चाहिए था कि वज़ीर दिफा जो है वो इसके होस्ट होते, वो अपने सब को दावत देते, वज़ीर आज़म वहाँ आते, वहाँ पे हमारी आर्म फोर्सेस के हेड्स हैं, वो अपनी सारी सिचुएशन बताते हमें। तो हमने कल आपने इतनी अच्छी तकरीर की, 3 साल में पहली दफ़ा मौका मिला है इमरान खान को स्पीच अपनी मुकम्मल करने का अपोजिशन के बगैर, और उन्होंने अपोजिशन को दावत दी। आज कितना अच्छा था। आज अपोजिशन मौजूद थी, बगैर तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान साहब ने साबित कर दिया कि मैं किसी जगह नहीं जाऊँगा जहाँ अपोजिशन के लोग होंगे। इसका मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी कोई ज़ाती लड़ाई है, मगर इससे इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। आप एक कौम का इंप्रेशन, और ये हुई इसलिए है कि हमारे यहाँ ये तासर नेगेटिव पाकिस्तान के बारे में दिया जाता है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जो है वो फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करते हैं। हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हमारी पार्लियामान जो है वो फैसले करती है। आप अगर वज़ीर आज़म फिर नहीं आए।
अच्छा, लेकिन वहाँ पे भट्टी साहब सारे लोग थे, खकान अब्बासी साहब भी थे और लोग भी थे, लेकिन बड़ी खामोशी से सुना। आपस में तो ये खामोशी से बैठते नहीं, मेरा ख्याल है उधर नेगेटिव तासर भी नहीं किया। ये मेरे ख्याल में तो ये मुनासिब नहीं है। जब पूरी हुकूमत गई थी, डिफेंस मिनिस्टर था, दीगर मिनिस्टर था, वज़ीर आज़म को जाना चाहिए, लेकिन इसे नेगेटिव तासर कैसे चले गया जब आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक नुक्ते पर मुत्तफिक है और अड्डे ना देने पर अमेरिका पर वो एग्री है, अमेरिका की जंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। भारत के साथ मुज़ाकरात की वसात इस सूरत में राज़ी हैं कि अगर भारत मकबूजा कश्मीर को करे। अब प्राइम मिनिस्टर चले जाते बेहतर था, लेकिन आज हुकूमती तमाम सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, वज़ीर आज़म का जाना बेहतर था, लेकिन अपोजिशन थी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर बिलावल भुट्टो या नून लीग की ब्रीफिंग देंगे तो उससे तासुर हो जाएगा कि ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जो DGIS और DGMO ने ब्रीफिंग दिया आर्मी चीफ कमर जो बाजवा मौजूद में, ये मुतमिन है कि नहीं। वो जो उनके जहन में एक तासुर था कि मकबूजा कश्मीर का खुदा ना खास्ता सौदा हो गया, पाकिस्तान भारत के साथ ये कर रहा है वो कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया के एक एक नुक्ते पर मेरी इतला के मुताबिक ब्रीफिंग दी गई है और सबको कहा गया आपके जो बात देर में सवाल है आप करें, और इतनी डिटेल ब्रीफिंग कम ही मादी में। लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब सुना है बहुत मुस्तैदी से वहाँ पहले पहुँचे हुए थे, अच्छी बात है। लेकिन भट्टी साहब, अब इसको आप कैसे, आपसे भी पूछता हूँ कि खामोश हैं मरीम साहबा, लेकिन ये जो आवाज़ आ रही थी कश्मीर के हवाले से, वो तो मरीम साहबा कह रही थी कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर बिक गया, ये हो गया। तो देखिए कादी साहब, फिर मैं हैरत हूँ, नवाज शहबाज शरीफ साहब के कदन फोत हो गए, अल्लाह उनकी करवट जन्नत दे, तारिक शफी आज तो पहुँच गए वो, आज तो तीसरा दिन था। कल जब प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी नहीं पहुँचे थे अपोजिशन लीडर, लेकिन ये कितना कहते थे मकबूजा कश्मीर को सौदा कर दिया, मकबूजा कश्मीर का सौदा कर दिया। ये तो ये भी कह रहे थे यार, जो कहते नहीं, ये 10 दफ़ा कहा गया है अपोजिशन लीडर। आज जब ब्रीफिंग ख़त्म होगी आप किसी से पूछिएगा क्या एस्टेब्लिशमेंट को ये सवाल किया गया कि आपने सौदा किया या नहीं किया, ये बात ही नहीं हुई अंदर। इस पर और भी बात करेंगे अंदर क्या बात नहीं, और जो इल्ज़ामात बाहर लगाए जाते हैं, जब आर्मी की अस्करी क़यादत वहाँ मौजूद थी तो ये बात तुमसे क्यों नहीं की कि वहाँ पर सारे जो हैं वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे, मुबैना तौर पर। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए हमने जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब को आज तकलीफ़ दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जनरल साहब। जनरल साहब, हम आपसे पहले यही बात कर रहे थे कि अंदर बड़ी सुना है कि कम्प्रीहेंसिव ब्रीफिंग दी गई है, और जो बाहर एक स्लोगनरिंग हो रही थी या एक नारेबाजी चल रही थी कश्मीर में ये हो गया वो हो गया, बताया जाता है कि अंदर ये सवाल नहीं उठाए गए। तो आप कैसे देखते हैं इस मीटिंग को और इसकी अहमियत क्या है? देखिए, आज के हालात में जिस पाकिस्तान गुजर रहा है, पाकिस्तान को ले लीजिए, कश्मीर को ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात हों, पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात हों, तो इस सबको मिला जुला कर चूंकि काफ़ी सारी बातें होती रही दाएं बाएं से, और जिस भी आप कह रहे हैं हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ज़्यादा बात करते हुए ज़्यादा गौर नहीं करती है मेरे अल्फाज पर। तो मेरे ख्याल इस हालात में ये बहुत अच्छा हुआ है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल लीडरशिप, वहाँ मौजूद थी, और उनको आज के जो हालात हैं या जिस तरीके से जो सोच है या जो मुख्तलिफ किस्म के अवामिल कार फरमा है उसके बारे में पूरी तरह को ब्रीफ किया गया है। और जो रिपोर्ट्स ये हैं कि सवालात बहुत कम हुए हैं वहाँ पर, और सिर्फ सुना गया है बात को और समझने की कोशिश की गई है। ये भी एक गनीमत है, क्योंकि वरना बदकिस्मती ये है कि जो हमारी सियासी लीडरशिप का जो आपकी शिकायत है, मुझे भी ये शिकायत है कि अल्फाज का चुनाव और ख्यालात का इजहार बहुत केयरफुली करना चाहिए। लोग इसको देखते हैं, लोग इस पर फिर शुरू हो जाती है सोशल मीडिया मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें डिस्कशन के लिए। जी जनाब साहब, मेरा ख्याल है कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्फाजों में, आप जानते ही हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ने भारत के साथ डर के मकबूजा कश्मीर का सौदा कर दिया। मेरी इतला कि उन्हें आज खासी तसल्ली हो गई है, क्योंकि DGIS और DGMO ने बड़ी डिटेल्स दाखिली और खारजी अमूर पर एक एक नुक्ते पर अमेरिका, चीन,
तुर्की, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है और जो मुतवक्को सूरत हाल है, उन सब पर ब्रीफिंग दी है और अपोजिशन के रहनुमा बज़ाहिर मुतमईन और खुश नज़र आ रहे थे। अब पता नहीं बाहर आके दोबारा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं लगाते कि खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर का सौदा हो गया। आपकी क्या इतलात है? देखिए, मेरी इतलात क्या वो काफ़ी वाज़े है, कम अज़ कम जो इन हालात को जानते हैं कि पाकिस्तान ने, जब कहते हैं ना पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, तो ये नहीं समझते कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान का सौदा कर दिया। ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब हो, ख्वाजा साहब हो, कोई शख्स किसी तरीके से अपनी माँ का सौदा नहीं कर सकता। इसलिए कश्मीर का मामला पाकिस्तान के लिए सिर्फ जज्बाती मामला नहीं है, ये कुछ जोग्राफियाई डिस्कशन जो है वो टसल नहीं है। ये एक बहुत वाइडर गेम में पाकिस्तान का और जो कश्मीरी पाकिस्तान। जन साहब से शायद हमारी आवाज़ अगर हम दोबारा रब्ता करेंगे जन साहब, तो एक तो बात क्लियर होगी मलिक साहब कि ये कोई जो र्यूमर्स जो हैं उनको मेरे ख्याल में ठंडी हो जाएंगी। मेरा ख्याल है मैं तो खुद कह रहा हूँ कि कल का जो पाकिस्तान था बड़ा डिफरेंट था। कल की असम्बली आई विश कि आज वज़ीर आज़म आते तो आज मेरी अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठ के मजीद आगे चलते, मगर असल जो चैलेंज वो ये जल साहब दोबारा हमारे साथ। जल साहब माफ़ी चाहता हूँ, रब्ता मुनक़ता हुआ था तो आप बात कर रहे थे कि ये अंदर खासी आज इत्मीनान बख्श रही है मीटिंग, तो मज़ीद आप क्या, और थोड़ा सा ये भी बता दें कि जो बदली हुई हालात हैं जो अफ़गानिस्तान में होने जा रहा है, वहाँ पे सफ़बंदियाँ दोबारा शुरू हो गई हैं, दोस्तम जनरल दोस्तम और ये लोग भी, तो इस हवाले से क्या पेशबंदी की गई है आपके ख्याल में जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल पैदा हो रही है? जनरल साहब देखिए, पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेक है और हमारे चीफ आर्मी साहब भी, प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा वाज़े कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन का अफ़गानों के बाद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान अपनी तमाम तर कोशिशें, तमाम तर जो भी सलाहियतें हैं बरोकार ला रहा है कि एक पुरअमन और सेटल अफगानिस्तान हो जो अफगानों के मर्जी के मुताबिक हो और जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो। और इस खित्ते में जिस तरीके से कल चीफ आर्मी स्टाफ ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी कहा है, पाकिस्तान खित्ते में कनेक्टिविटी के लिए एक हब भी है और एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। और इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान सेटल हो, चीन के लिए बहुत जरूरी कि अफगानिस्तान सेटल हो, रूस के लिए बहुत जरूरी कि अफगानिस्तान सेटल हो। और अगर किसी को ये सेटल अफगानिस्तान पसंद नहीं है तो ये अमेरिका है, ये भारत है। ये तो मेरा ख्याल है कि आज सबके जो कॉन्सेप्ट से बड़े क्लियर कर दिए गए हैं कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान किन हालात में और किन ताकतों के खिलाफ इस वक्त नबरदास्मा है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है इससे पाकिस्तान की सद तक तशवीश जरूर है। अगर बजोर शमशीर किसी एक ताकत ने वहां पर अपने आप को मुस्तरद करने की कोशिश की तो ये शायद मुनासिब नहीं होगा और लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान होंगे। और खुशी इस बात की है कि तालिबान ना सिर्फ इस चीज को समझते हैं बल्कि उन्हें बारहा इस चीज का इजहार किया है कि मोनोपोली ऑफ पावर अफगानिस्तान के लिए खतरनाक होगी। और ये बड़ा वाज़ेह को जो सबको इंक्लूड करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहा है। और जिन लोगों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ वॉरलॉर्ड। जनरल साहब, अपना वज़ीर आज़म साहब ने कल असेंबली में कोई थोड़ा सा खुशी का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा माजी में हमारी पॉलिसी ठीक नहीं थी। आप तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, जो जहाद अफ़गानिस्तान में जनरल ज़िया की जो पॉलिसी थी और फिर वॉर अगेंस्ट टेरर में जनरल मुशर्रफ की पॉलिसी थी, आप समझते हैं वो पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं थी? देखिए, हर पॉलिसी का एक खास तनाजुर में फैसले होते हैं। अगर जनरल ज़िया उस वक्त खड़े ना होते, और ये हमारी बड़ी खाम ख्याली है, 1.5 साल तक पाकिस्तान तन तनहा सोवियत अंसलाट का मुकाबला कर रहा था उस वक्त। ये बाकी तो बाद में शरीक हुए, बैंड बाजे के साथ लेके आगे बाद में। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी था। अगर ये ना करते और अफगान भाइयों की मदद ना, अब बताइए कि इस कदर ज्यादा अफगान महाजिरीन जब पाकिस्तान आ गए तो पाकिस्तान क्या करता, उनको ना संभालता। उनको पाकिस्तान के लिए जहां से सोवियत यूनियन को वहां पे अगर कंसोलिडेट होने का टाइम दे दिया जाता तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता उसका पाकिस्तान। अच्छा जनरल साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है? कल सब हम अच्छे बच्चे बन गए हैं और क्या आइंदा आने वाले दिनों में ये हमें नज़र आएगा, ये सारा जो इत्तेहाद है या जो एक अच्छा जेस्चर गया है, इसकी कोई पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है पॉलिटिकल एलीट के दरमियान?
देखिए, मेरा दिल तो करता है कि मैं कहूँ हाँ, अच्छा, लेकिन अगर अकल और सोच का इस्तेमाल करें तो जब देखें कि अवामिल क्या कार फरमा है और किस कदर छोटे छोटे हमारे ज़ाती मफादात हैं जिसमें हम घिरे हुए हैं, तो फिर उन हालात में लगता है कि ये जो ट्रांजिटरी है ये आज के हालात में ठीक है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने बड़ा जो है एक बुनियादी बात है उन्होंने जनरल साहब ने किया कि ज़ाती भट्टी साहब जो हमारे मफादात हैं, ख़ास तौर पर अगर हम पोलिटिकल एलीट को देखें तो उसमें ज़्यादा उलझे हुए हैं शायद, और उनको ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती कि ये बात आगे इसी तरफ बढ़ेगी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जैसे भी ये बयान भी देना कि भारत की झोली में मकबूजा कश्मीर डाल दिए, ये भी गैर जिम्मेदारी है। देखिए, सियासतदानों को सियासत करने का हक़ है, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत कल ख़त्म करते भी करें आइनी तरीके से, लेकिन सियासी मुखालफत को मुल्की मफाद पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। कई सब इस तरह मुल्क आगे टांग नहीं खींचनी चाहिए एक दूसरे की। नहीं, आपने सियासत करनी है, लेकिन मुल्की मफाद और वक़ार को तो मद्देनज़र रखें कि आपके इस बयान से आपके मुल्क की, आपकी फ़ौज का, आपकी हुकूमत का मुराल है। वज़ीर-ए-आज़म पे उसकी बैड गवर्नेंस पर तनकीद करें, उनकी करप्शन पे तनकीद करें कि उन्होंने अपने वादे डिलीवर नहीं किए, लेकिन जब आलमी बयान देते हैं कि आप ये लफ्ज़ कहते हैं कि खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर भारत की झोली में डाल दिया है, तो इससे जो पाक फौज के अफसर और जवान दिन रात सरहदों पर भारत जैसे मकार और अजार मुकाबला करते हैं और जितनी महदूद वसाइल से पाक फौज भारत का मुकाबला करता है, ये काबिल तहसीन बात है। और इस पे यार हमें होना चाहिए। मैं इमरान खान साहब की कुछ बाटें चाइना की तरफ चलते हैं, इस पर थोड़ा सा मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। ये जो कश्मीर को पाकिस्तान की सियासत में लाने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, 1965 में भी एग्जैक्टली यही इल्ज़ाम लगाया गया था जनरल यूब के कि इंडिया को पाकिस्तान ने कश्मीर दे दिया। तो 60 साल में हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हर सियासतदान ने इसको, ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं आपको। अच्छा चलें, अब थोड़ा सा हम डिस्कशन को आगे भी बढ़ाना है। ज़रा इमरान खान साहब को सुनते हैं, चाइना के हवाले से कुछ दिनों से उनके बयान मुसलसल आ रहे हैं, सुनाइएगा ज़रा। Whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. मलिक साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ये सवाल आज पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है कि जो चाइनीज़ मॉडल है इसने मार्केट डेमोक्रेसी जो थी उसको पछाड़ दिया है और एक मेजर पावर के तौर पर इमर्ज किया है चाइना ने। आप एग्री करते हैं कि वेस्ट को जो है एक शिकस्त का सामना है? ऐसा पहले असूली बात ये कि इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म आई थिंक 100 में से 100 नंबर है। ये जो बात बड़ी सेंसिबल है कि हमने चाइना से भी ताल्लुक़ रखना है, हमने अमेरिका से भी रखना है, हमने यूरोप से भी रखना है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं। और इंटरनेशनल रिलेशन का बुनियादी असूल है कि आपने अपने मुफाद के लिए चलना है। तो मैं समझता हूँ इस पर इमरान खान को 100 में से 100 नंबर बनते हैं। अब असल हमारे लिए इशू बना, जो खान साहब बार बार कह रहे हैं प्रेशर, मेरा ख्याल है कि पोलिटिकली सफारती दुनिया में आप इस तरह की बातें हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं करते, ये चीज़ें पोलिटिकल होती है, ये प्रेशर इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल। अब असल जो इशू है प्रेशर आप पे क्या है, प्रेशर आपने लेने IMF से पैसे लेने हैं, FATF आपके सर पे चढ़ा है, वो सारा वेस्ट है, वो यूरोप है, वो यूरोपियन यूनियन है, वो अमेरिका है। हमारे लिए जो सेंसिटिव सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि उनकी तरफ से प्रेशर है कि आप चाइना से दूर हो जाए। प्रेशर क्या है? प्रेशर पैसे का है। तो मेरा अपना ख्याल है, इसको जवाब मेरा ये है कि पाकिस्तान उस प्रेशर से तब तक नहीं निकलेगा जब तक हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हम इस प्रेशर में रहेंगे। अच्छा भट्टी साहब, ये जो अब शहबाज शरीफ साहब के बयान आ रहे हैं और बड़े मुतमईन है इस बात से, मगर सवाल ये है कि ये जो IMF की बात की है, हम रोज़ाना हम स्टोरीज करते हैं, कल हमने स्टोरी दी और ये छप भी चुकी है कि 1300 अरब रुपए की तो आप सब्सिडीज दे रहे हैं इन बड़े बड़े कारोबारों को, 1300 अरब रुपए, यानी हमें अगर यही ना दें तो हमें IMF से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। भट्टी साहब, इस पर क्यों नहीं आते? अच्छा, तनकीद बड़ी आसान है। चले, मैं वज़ीर-ए-आज़म कादी सईद बन जाते हैं, सुबह IMF हो वर्ल्ड बैंक से जान छुड़ा लें, कैसे छुड़ाएंगे? कोई तरीका बताएं। तरीका कार होगा ना उसका कोई। ओ भाई, इस तरह नहीं होता। आप पिछले 40 सालों से मुल्क को मकरूज दर मकरूज करते आ रहे हैं, रातों रात कैसे जान छुड़ा लेंगे? रातों रात मुझे वो तरीका बता दें। ये हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म जैसे आए थे, इन्होंने खुद को फरमाया था 10 से 12 अरब रुपया रोजाना करप्शन होती है, वो पैसा बचाया होता तो आज कर्जा उतर जाता। बदकिस्मती है, हमारे पॉइंट स्कोरिंग सियासत में बहुत ज़्यादा हुकूमत अपोजिशन ना गुड गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देते हैं, कौम टैक्स देती नहीं, 1.5 करोड़ अवाम जो उस पर हमने आना है कि वो अगर टैक्स ही नहीं देती, मुझे बता दे, मैं कोई भी मुल्क चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? वसाइल, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, टैक्स कलेक्शन बेहतर हो।
टैक्स करेक्शन हो ना, अखराजात बहुत ज्यादा हो, आपके साहब मैं कैसे चलाएंगे? मैं आपसे एग्री करता हूँ। अब ये मैं जरा इनका बयान फिर एक चलवाता हूँ जनाब इमरान खान साहब का, फिर इसी पे दोबारा बात को बढ़ाते हैं। सुनाइएगा वो चाइनीज मॉडल के हवाले से क्या कह रहे हैं। The CPC is a unique model. Until now, we were told that the best way of societies improving themselves is the Western system of democracy, and we were told that that is the best way of progress of a society. But what the CPC has done is that it has brought this alternate model, and they have actually beaten all Western democracies in the way they have brought up merit in the society. CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसकी आज एक 100 साल तो चाइना की मोहब्बत में। काजी साहब मुझे थोड़ा सा जी बताएं। मलक साहब ये चाइनीज मॉडल है क्या, मुझे ये चाइनीज मॉडल है जी, कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्हीं की पार्टी क्या होती है? कम्युनिस्ट जो उनका एक चले आसान जुबान में एक सियासी जमात है, वही जमात रूल करती है, उसकी कोई अपोजिशन नहीं होती, उसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। मतलब है आप समझते हैं मदीने की रियासत में चाइनीज मॉडल की मिसाल दे के मदीने की रियासत में कोई अदादार नहीं है। कल खान साहब ने 60 मिनट बड़ा अच्छा लगा, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कल उन्होंने 60 मिनट मदीना की रियासत की बातें की, आज वो चाइना के मॉडल की तरह। मैं आपसे यही समझाना चाह रहा हूँ लोगों को, ये चीज़ मुझे खटक रही है कि क्या चाइना का मॉडल मेरी मदीने की रियासत आप नबी पाक रहमतुल्लाह अलैह के खूबसूरत बात ज्यादा आगे है। बहुत खूबसूरत बात। और मैं यार आपके करप्ट तरीन लोग हैं, आपका ग्रेट 20 का आज अफसर परसों शहबाज शरीफ के बारे में जो मुखबरी आपकी हुकूमत के करके आया है, आप ये खोटे सिक्के निकाले दें इनसे। आप जब से आए हैं आपका क्रेडिट है, हम सलाम करते हैं, आपने अमेरिका को जवाब दिया, आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन आपने करप्शन के खात्मे के लिए क्या क्या? लाहौर इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिंध से ज़्यादा कब्जा और करप्ट माफिया के लिए जन्नत बना हुआ है। काजी साहब नहीं, क्योंकि करप्ट लोग लगाए हैं, जो पुरानी हुकूमत के मुखबर थे सारे लगाए हैं। वज़ीर आज़म ने अपने एक दोस्त से पूछा, उसने कहा ये गंदे लोग लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा अच्छा मैं इसका बजट के बाद बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन मुझे चाइनीज़ आ जाए कम्युनिज्म सिस्टम, वो सिस्टम मदीने की जो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, करप्शन ना करो, लोगों को इंसाफ दो, साथ और इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े, उससे ज्यादा बेहतर है। मुझे इस बात पे दोनों मैं एक बात करूंगा, भट्टी साहब ने बहुत जबरदस्त पॉइंट रेज किया है। देखें जो चाइना का सिस्टम है वो तो रिलीजन का बिलीव ही नहीं करता, उनका तो एक शुमाल है, हम जनूब के लोग हैं। मेरे ख्याल में जब आपके पास एक पूरा निज़ाम हयात मौजूद है, पूरा पॉलिटिकल निज़ाम मौजूद है, आप उसकी बात करें, उसको मैं एक छोटी सी आपको खबर देना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी खबर। जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं, आज गुजरांवाला में एक रिपोर्ट में देख रहा था, 70 जो पुलिस एहलकारों का टेस्ट हुआ है, 20 एडिक्ट निकले हैं, मंशियात के 40 ज़हनी मरीज निकले हैं, 60 में से 70 में से 60। मैंने प्राइम मिनिस्टर को 7 नाम भेजे हैं कि ये मादी हुकूमत के मुखबर है, करप्ट है, इनके बच्चों का ये है। आप यार चाइनीज मॉडल से खुश है, आप मदीने की रियासत वाले के रास्ते पर चले तो सही, अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। अब हम असल बात शायद कर ही नहीं रहे। बात यह है कि यहाँ पे पॉलिटिकल खानदान जाती मुलाजम समझते हैं ब्यूरोक्रेसी को, नहीं है, और वो जाती मुलाजम बनाया हुआ है चाइनीज मॉडल की, और मदीने की मॉडल की बात करते हैं। रोजाना का 20-20, 50-50 लाख कमा रहा है। जी सारे नहीं, ऑनेस्ट भी हैं, जो पुरानी हुकूमत के भी मनपसंद ओहदों पर फायदे रहे, पाला इस ब्यूरोक्रेसी को किन्होंने भी मनपसंद ओहदों पर फायदे और मुखबरियां करते हैं और पैसे कमाते हैं। और आज आप ब्रीफिंग उनको दे रहे हैं जिन पर अरबों रुपए की बंगले के बड़े फिर एक सवाल है, बीइंग ए मुसलमान, मैं आपको कहूं मदीने की रियासत का नाफज करो या चाइनीज मॉडल लाओ, आप क्या लाएंगे? मैं आपको बता देता हूं, मदीने की रियासत में खलीफा का बेटा है ना, उसने कुर्ते के कपड़े ज्यादा ले लिए, उसको सजा मिल गई। मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कभी किसी खलीफे ने या किसी लीडर ने कहा था, मैंने पता नहीं, मेरे को बंदा पैसे देगा। भट्टी साहब वाला यार आप चोरों के साथ डील कर रहे हैं। नहीं सुने ना, भट्टी साहब का आर्गुमेंट ये कि पाकिस्तान के जो इस्लामी निजाम में कौन सी ऐसी चीज है जो हम इस बीमारी का हल नहीं निकाल सकते। थोड़ा लोगों को चाहिए ये यार थोड़ा सा चाइनीज ये मेरा थोड़ा सा चाइनीज मॉडल में बता दूं। ये 1921 में जुलाई में ये पार्टी बनी थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी। 100 साल हो गए जी। यहाँ रेवोल्यूशन हुआ था 1949 में और अक्टूबर 49 में। अच्छा अब महीना शायद इधर उधर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे निजी मिल्कियत खत्म कर दी गई थी, यहाँ पे स्टालिनिज्म लगाया गया,
उसके ज़रिए ये इनको जूते पड़ते थे। ये जो हांगकांग ताइवान में दिया था इन्होंने बरतानिया को, उस कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद भट्टी साहब वहाँ पे एक वर्किंग क्लास बनाई उन्होंने जो कि स्किल्ड थी, और फिर तो उसका एक बैकग्राउंड है। आप ऐसे बैठे बैठे कैसे बना ला, और ये लोग बनाएंगे, ये पैसों का तो हिसाब नहीं देते, चाइनीज मॉडल बनाएंगे। आप इस वक्त बैठ के आपकी अस्करी क़यादत जिन लोगों को ब्रीफ कर रही होती है उनके जराए आमदन शेडी हैं। काजी साहब, चाइनीज मॉडल करा हुआ। मैं अपना और सवाल आसान कर देता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त करप्शन करना सवाब और इनाम है, नंबर 1 तो बात ये मेरी राय है, इख्तलाफ राय है और ओपन हो रही है। मैं लाहौर को उसका गढ़ दे रहा हूँ। सिर्फ मुझे ये बता दे, एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि चाइनीज़ निज़ाम लाएं, दूसरी तरफ आप नबी मदीने की रियासत का मॉडल लाएं, आप किसको तरजीह देंगे? कोई एक जगह खड़े हो जाए ना, ये ठीक है या ये ठीक है। तो नहीं, मेरी बात सुने ना, वहां पे करप्ट आदमी को सजाए मौत दी जाती है और गोली के पैसे उससे लिए जाते हैं। यहाँ करप्ट आदमी को आपकी आदत ब्रीफिंग दे रही होती है। फिर वही ये निज़ाम नाफिज किसने करना है? मैंने गुजारिश ये है कि आप दो कश्तियों के सवार नहीं हो सकते। आप भट्टी साहब का मेरा आर्गूमेंट ये चल रहा है कि आप पहले क्लियर हो, आप लोगों को कंफ्यूज मत करें। नौजवान कंफ्यूज हो रहा है। एक दिन आप मदीना की रियासत की एग्जांपल दे रहे हैं, साथ आप थी। मैं कल इनका इंटरव्यू सुना तो उन्होंने कहा इतना ज़बरदस्त निज़ाम, इसने एहतसाब बड़ा अच्छा किया है, इसने गुर्बत ख़त्म कर दी है। और उन्होंने कल ये भी फरमाया कि 5 साल में जो पार्लियामेंटी जमहूरियत है वो तो प्लानिंग ही नहीं कर सकती, यानी कि सिंगल पार्टी पे है। तो मेरा जब आपकी पार्लियामेंट में लोग जो है ज़राए पैदावार पे काबिज लोग बैठे हुए हैं तो ख़त्म करें यार। मुझे बताए ना। अच्छा, उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे तो मेरा एक सवाल है, बीइंग ए मुसलमान, मैं तो गुनाहगार मुसलमान हूँ। आप मदीने की रियासत को प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं या चाइनीज की बनाना चाह रहे हैं? हुकूमत एक बनाना, जो बनाना ये है कि जब आप मदीने की रियासत की बात करते हैं तो इंसाफ की बात करते हैं और ऑनेस्टी की बात करते हैं। ये ऑनेस्टी और इंसाफ की बात करते हैं। अच्छा छोड़े, आप ऑनेस्टी और इंसाफ कैसे कर सकते हैं जब जो तफ्तीशी इदारे हैं उनको धमकियां देते हैं जाके, यार मदीने की रियासत बनाते हैं और आप चाइनीज मॉडल करते हैं, धमकियां देते नहीं देते? भट्टी साहब मुझे बताएं। मेरी मुझे समझ में नहीं आ रहा। धमकियां दी एक जुर्म है ना, उस जराइम पेशा शख्स को किसने पकड़ना है? हुकूमत ने, सजाएं अदालतों ने देनी है। हाँ तो पकड़े ना। क्या काजी साहब ने रोका है? क्या मैंने रोका है? मैं लाहौर में तैनात 3 अफसरों की अरबों की करप्शन की PM को बता चुका, उन्होंने कहा मैं करूंगा। अब मुझे बताए, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट खबर दे सकता हूँ, मैं जज और थानेदार नहीं हूँ। हाकिम वक्त नवाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब है, मोहतरम इमरान खान साहब है। खुदारा एक अगर मदीने की रियासत का नाम ले रहे हैं, मैं ये नहीं कहता मदीने की रियासत बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी शान निराली है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। उस रास्ते पर तो चले। आपने कहा एक अफसर को धमकी, अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम आए, किसी को सजा क्यों नहीं हो रही? इस्लाम में तो है हाथ काट दो। जब सजा जो है आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर जो हाई कोर्ट के जज को कहता हो इन्होंने सजा दे, और यार कितों गल करी, सारी बात तो कर बड़ी अच्छी बात है। मदीना की रियासत की बात करें तो 1 करोड़ रुपया वजीर आज़म उसके लिए रखा है। 1 करोड़ रुपया, 1 बिलियन रुपीस की बात। तो साथ भी लाए ना, फिर मदीना की रियासत 1 अरब रुपया रखा है ना, वो दिया है पार्लियामान ने बजट में। और मैंने जो 5 अरब मेरे जेब चों निकला है तो दसो, वो तो तुम बोलते नहीं हो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जो अब जब तक आप करप्ट पॉलिटिकल एलीट और करप्ट जो सरकारी ढांचे के अंदर जो करप्शन है उसको खत्म नहीं करते, तो क्या चाइनीज मॉडल और क्या मदीने का मॉडल? आगे बढ़ते हैं। जब ब्रेक के बाद लोड शेडिंग क्यों हो रही है, 1.5 करोड़ लोगों को कैसे पकड़ा जाएगा जो टैक्स नहीं देते? एक ब्रेक के बाद। भट्टी साहब आप कुछ, मलिक साहब आप कुछ ऐड कर रहे थे ये जो चाइनीज मॉडल के हवाले से, तो फिर बात को आगे बढ़ाएं। नहीं, चाइनीज मॉडल की वही बात है जो हम बात कर रहे थे। आप पाकिस्तान को कंफ्यूजन रखें। यहाँ अगर आप मदीना की रियासत में, जिस तरह आपने कहा बड़ा खूबसूरत समाजी इंसाफ है, आप जिस तरह मदीना की रियासत में हुक्मरान अपना तजारत नहीं करते थे, मदीना की रियासत में जो लोग थे वो खिदमत करते थे लोगों की। आप बुनियादी प्रिंसिपल मदीना की रियासत के लिए तो आपको मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर से। ये बात हो रही है। और वहाँ पे अगर ये होली प्रॉफिट ये कहते हैं कि मेरी बेटी भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट, तो ये इस निज़ाम यहाँ तो आप हाथ नहीं लगा सकते। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों के बराबर भी नहीं, लेकिन उन्होंने जो फरमाया ना उससे 1% भी हम चल पड़े ना तो खुद बहुत बेहतरी आ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता, कभी इन्हें तुर्की मॉडल पसंद आता है, कभी हांगकांग का मॉडल पसंद आता है, कभी चाइना का, जबकि कुरान पाक में मॉडल दिया है। नाइंसाफ़ी जुल्म है, कोई भी करे। इस मुल्क में करप्शन ख़त्म हो जाए, कोई भी आदमी ना हक लुटेरा
मुल्क की खजाना ना लूट कर सके, मुल्क खुशहाल नहीं होगा। जब हमारे ये लोअर के कोर्ट्स में फैसले जाते हैं भट्टी साहब, तो आपके ख्याल में कितने इंसाफ और मबनी फैसले होते हैं? 2-2, 5-5 साल, 20-20 साल फैसले नहीं होते अदालतों में। अदालतों में 40 लाख से ज्यादा केस है। और यार ये निजाम ठीक करो, जो करप्ट लेता है लटका दो उल्टा, उसके कानून पर इम्प्लीमेंटेशन यकीनी बनाओ। सेंटेंस 55 साल के बाद एक डिसीजन हुआ है कि कुछ दिन पहले काजी फायद ईसा साहब ने परसों चौथ गालबन मेरा ख्याल है कोई लिया उस पे सानिया साहिवाल पे। आप मुझे बताएं, सानिया साहिवाल दिन दिहाड़े मारा मासूम बच्चों के सामने, आपने एक मुल्ज़िम को सजा नहीं दी, जो असल बंदों जिन्होंने दिया। सानिया मॉडल टाउन में आप बताएं 100 लोगों को गोलियां लगी, कादी साहब ईमानदारी 100 लोगों को, 14 शहीद हुए। वो सारे अफसर मनपसंद ओहदों पे आज भी तैनात है, तो कैसे इंसाफ होगा? आप मेरी रहनुमाई करें। जिस तरह रिंग रोड में हुआ सबको पकड़ लिया। देखिए आपका आखिरी बात, आपका वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से इश्तिहारी साबिक, मौजूदा अपोजिशन लीडर कहता है 25 अरब का मुझे पता ही नहीं, तो कैसे बेहतरी आई मुझे समझाएं। आप इथियोपिया का मॉडल ले आए, आप किसी माई के लाल को कहें इस रियासत में किसी तकड़े आदमी की मनी ट्रेल लेके दिखा दें, हमें मदीने की रियासत की बात करते हैं। और भट्टी साहब अपने एहसास बचाने वास्ते रियासती इदारे इस्तेमाल कर देने नहीं करते, तो हाँ, कैसे बनेगा? हमारा मेरा तो सवाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से है, जिसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ करेंगे। मेरा तो उनसे साहब का जो लूट गए। आप मुझे बताएं 3 सालों में कितने लुटेरों से आपने पैसा वापस लिया? एक FIA का अफसर क्या तफ्तीश करेगा? आप बात करते हैं तो वो आज लाहौर में बदतरीन माजी में तशद्दुद करने वाला आदमी आज लाहौर में ताकतवर तरीन ओहदे पर फायज है। कमाल करते हैं आप लोग। ये मतलब है ये तरीका मुनासिब नहीं कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन करने वाले की करप्शन हराम, जरदारी के दौर में करप्शन करने वाले की हराम, आजकल करने वाले की जायज़। ये तो इस्लाम या दुनिया का कोई तरीका बता दें, मैं इसकी तारीफ मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। 9 जून को ताबिश गौहर साहब ने ना PSO को कहा कि आप तेल जो बनवाना आप कैंसिल करें, आप मनसूख करें। आज उसकी हम सारे सजा काट रहे हैं। इस पे कौन सा मॉडल आप लगाएंगे? मुझे बताएं। 3 साल में सुनता रहा हूँ कि 10,000 मेगावाट ज्यादा नवाज शरीफ बना गया। मैं उसकी एक्स्ट्रा बिजली वो बिजली किधर गई मुझे ये एक्स्ट्रा बिजली जो आपने लोड के साथ पाकिस्तान के साथ कर दी है। लोड शेडिंग सबसे ज्यादा जो फोन आ रहे हैं ना कि जनाब लोड शेडिंग ने मार दिया। एक तो शिद्दत गर्मी है, एक्स्ट्रा लोड शेडिंग के आप पैसे दे रहे हैं, मकोल हुकूमत कहती है, तो फिर लोड शेडिंग का जवाब क्या? मुझे जरा मैं जवाब देता हूँ आम लोगों को। भट्टी साहब, मैं आपसे स्टोरी निकालूंगा और आप वहां बैठे थे जहां ये स्टोरी हुई है। आपको पता है कि ये मुआहदे जो किए गए और कैसे किए गए, चाहे इमरान खान के दौर में हुए, आप कोई मुआहदा निकलवा के दिखा दें और पब्लिक करके दिखा दें। इसका मतलब है क्या बात हुई थी जहां बैठे थे आप ब्रीफिंग में? काजी साहब फिर बातें ब्रीफिंग, मुझे 1 करोड़ एक बात हर की पता है। मुझे आज भी हो रहा है जो ताबिश गौहर कर रहा है, मुझे ये भी पता है। मुझे सिर्फ ये बता दें, बिजली बन नहीं रही, पैसे दे रहे हैं, माल बन रहे हैं, IPP का अरबों रुपए खा गए। ये बात मैं गलत तो नहीं कर रहा, नहीं बिजली नहीं बन रही, पैसे दे रहे हैं, तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? इसकी रीजन मैं बताता हूँ। इन्हें बड़ी जल्दी थी ठेकों में से किक बैक लेने की। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया और बिजली के ठेके लेते रहे क्योंकि किक बैक आ रही थी, महंगी बिजली खरीद रहे थे बाहर से। यानी एक अफ्रीका में एक चाइना की कंपनी जिसने हमें बिजली बना के दी है और अफ्रीका में एक मुल्क को बना के दी है, वहां 3 गुना कीमत कम है, यहाँ 3 गुना ज्यादा है। कैसे? बिल्कुल ठीक। आप इन्होंने क्या देखिए ना, मेरा एक सवाल है, ये आपकी बात के साथ बात, मैं जरा लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किसने बताना था, बनाना था, मैं बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 10 सालों में जो टीका लगा है पाकिस्तान को $45 बिलियन का लगा है। अगर ये, और मेरे ख्याल में 20 सालों में $100 अरब निकला है हमारी बिजली। अगर इसकी तारें दोबारा लग जाती, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना लेते। बिल्कुल सही कह साहब, किसने लगाना था? मेरे ठेकों से माल खाया। करप्शन के करोड़ों दफा हम बात कर चुके हैं। क्या उसी नुकसान और तबाही के दौर में रहना है? इसके नुकसान को आगे नहीं जाना? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर करे ना। इससे रिलेटेड एक सवाल है, के घर भी लोड शेडिंग हो रही है, इनके घरों में हो सकता है जनरेटर हो, इनके घर 100 घंटे लाइट ना जाए, लेकिन मलक साहब इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बेहतर करना है? आप दोनों की बात में ये मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। 9 जून को जो आपके ताबिश साहब ने जो मामले खसूसी हैं, उन्होंने कहा ये तेल हमने नहीं मंगवाना, मनसूख कर दिया। ये फोन को नवाज शरीफ ने किया। अब आज की बात आज करें ना, आज की लोड शेडिंग जो है उसका कौन जिम्मेदार है? मैं इस इंसाफ की बात कर रहा हूं। अगर ये लोड शेडिंग होती रही, मेरा तो ये सवाल है, बंद हो जाएगी,
आपका कारोबार तबाह हो जाएगा। काजी साहब, अल्लाह की तरफ से कोरोना, अल्लाह ताला सब पे रहम करे, इंडिया तबाह हाली का हो गया। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के आर्डर मिल रहे हैं। अगर लोड शेडिंग होती रही, बिजली की भी और गैस की भी, आपकी इकॉनमी बेहतर हो सकेगी। आप ये रहनुमाई फरमाएं। सर जब मैं तो आपको आज खुल के बात बता दूँ, हर ताकत के जो सेंटर है ना, या तो फिर मुझे कोई इसकी अल्टरनेटिव बता दें। इसका मतलब है कि बिजली की वारदात में से किस किस को हिस्सा मिलता है, मुझे क्या पता। मुझे तो ये पता है कि इनको हाथ कोई नहीं डालता। नंबर 1 जी बल आप काजी साहब 2 दफ़ा 15 दिनों में आपने पेट्रोल महंगा कर दी, और एक बड़ी छुपी हुई चीज़ है, फर्नेस ऑयल पे आपने सेल्स टैक्स लगा दिया। मैं आपको बुरी खबर अभी सुना दूं, जो आने वाले दिनों में आपको बिजली भी नहीं मिलनी और महंगी भी बेशुमार होने लगी है। जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं और जब फर्नेस ऑयल पे आप टैक्स लगाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? ये बिजली मजीद महंगी भी होगी। साहब आपके सवाल का जवाब पता क्या है? जब आप नदीम बाबर साहब से ताबिश गौर साहब तक जाएंगे और उनके दरमियान ही क्या वो कहते थे, सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह आपस में खेलेंगे, अन्ना वंडे रेड़ियां पोपो अपने नू। काजी साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मादी में डाकू लूट के खा गए। मैं हमने मान लिया, हमने कभी किसी भी मैंने किसी चोर को डिफेंड नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप बिजली इस्तेमाल नहीं करें, पैसे दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर करें। 3 साल बहुत होते हैं काम बेहतर करने के लिए, या कम से कम डायरेक्शन का तयन करने के लिए। क्या अगर 8 घंटे लोड शेडिंग है, जो बच्चे घर में सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, खाना खराब हो रहा है, दूध खराब हो रहा है, लोगों का कारोबार तबाह हो रहा है, किस तरह इकॉनमी ऊपर जाएगी? आप आगे बढ़ते हैं। जहां इंसाफ मिलना है वहां इंसाफ नहीं मिल रहा, रुकावट होती है, चाहे आपकी रेटिंग का केस हो, चाहे आपके IPPs का केस हो। जहां मैं आगे बढ़ता हूं, आगे जाते हैं 1.5 करोड़। बड़ी साहब, जो 1.5 करोड़ आदमी की इनके बिजली के बिलों के ज़रिए और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के ज़रिए, ये डाटा इसहाक डार ने हमसे वादा किया था कि वो उनको पकड़ेगा, उसने नहीं पकड़ा। अब शौकत तरीन साहब ने वादा किया है। आपको क्या लगता है, डाटा मौजूद है, इनको कोई हाथ डालेगा? काजी साहब, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के पाकिस्तान में लाहौर इस वक्त करप्शन की अमाजगाह है। अमाजगाह। मुझे इससे गर्द नहीं हाकिम वक्त कौन है। जहाँ जुल्म होगा उसकी निशानदेही करना मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। मेरा वज़ीर आज़म इस वक्त हुकूमत का इमरान खान साहब है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, इस करप्ट माफिया को क्रॉस दी बोर्ड उल्टा लटकाएं, सिर्फ तकरीरें ना करें। इसमें कौन सी मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ इमरान खान ईमानदार है। मैं नवाज शरीफ के बारे में ये कभी नहीं कहा, जरदारी साहब के बारे में मैंने कभी नहीं कहा, मेरे मुँह से कभी नहीं आपने सुना होगा। लेकिन माजी की खामियां वो छोड़ गए, अगर इन्होंने भी आके उसे ठीक नहीं करना तो फिर तब्दीली कहाँ है? बड़ी साहब के कहने का मकसद ये है कि वही निज़ाम चल रहा है जो पहले भी था, तो हालात कैसे ठीक होंगे? जरा इमरान खान साहब ने टैक्स के हवाले से बात की, फिर सुना के आपसे कमेंट लेता हूँ। दुनिया में सबसे कम हम टैक्स देते हैं। 22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं? तालीम से कैसे कर सकते हैं जब पैसा ही नहीं है हमारे पास? जिस तरह अमेरिका के अंदर टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल, यहाँ हम करने लगे थे, लेकिन हमें आया कि जी FBR को लोगों को इत्मीनान नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। अच्छा बड़ी साहब, अब ये बात जो उन्होंने की, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। सबसे ज्यादा टैक्स इस मुल्क के लोग इनडायरेक्ट टैक्स हम देते हैं। जितनी महंगी बिजली आप हमको बेच रहे हैं वो टैक्स नहीं है, और जुर्माना दे रहे हैं हम। आपके तबके के लोग नहीं देते पैसे। बड़ी साहब, काजी साहब, फिर मैं PM से अदब एहतराम के साथ, गुस्ताखी के साथ, क्या आपके अदारे ऑनेस्ट है? नहीं। किसी भी सरकारी अदारे की मिली भुगत के बगैर एक करप्शन का पैनी भी नहीं हो सकता। IMF को या क्या यार ये अभी FBR को क्या FBR पता क्या करती है? आपको 5 करोड़ टैक्स का नोटिस भेजती है, 10 लाख लेती है, टैक्स 0। कभी आपने पूछा इनसे बुला के, और भाई इसको अगर काजी सईद को 5 करोड़ का टैक्स दिया था तो उसकी रीज़न क्या थी? अगर 0 किया तो क्यों है? लाहौर में आपको कोरोना वायरस में जितनी आपकी इंतजामिया अमीर हुई है, दुनिया में कोई अमीर ही नहीं हुआ। मैं क्या बातें बताऊं? काजी साहब, कानून पर इम्प्लीमेंटेशन, टैक्स देंगे। क्या आप वापडा की मर्जी के बगैर बिजली चोरी कर सकते हैं? मैं छोटे छोटे सवाल करता हूँ ताकि आम लोगों को देर में आए। नहीं, फिर ये सुन लें, इदारों की इस्लाह बहुत ज़रूरी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब ने गलत बात की, मगर किया इन्होंने ये है, जब ये बिल पास कर रहे थे ना दूसरे दिन, उसमें इन्होंने FBR को ये ताकत दे दी है कि FBR का ऑफिसर
किसी बंदे को गिरफ्तार कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा आप टैक्स चोरों को तफज़ दें, मेरा सवाल ये है कि जब तक हम इदारों की एक ख़ास सतह पे उनकी नर्सिंग नहीं करते, उनका करैक्टर ठीक नहीं करते, आप मुझे बताएं जो आपने उनको एक क्राशन को पकड़ा दी है FBI के अफसर के पास और जो आपके साथ होने जा रहा है, आप मुझे बताएं क्या होगा, किस तरह जाके आप। अच्छा, मैं मलक साहब के सवाल को और FBI का आदमी खुद करप्ट है, अरबों रुपए लेता है। अब वो आपको गिरफ्तार करेगा, ये आपको गिरफ्तार करने आता है, आप चलो मुझे गिरफ्तार करने आता, मैं कहता हूँ ये हराम का 50 लाख ले ले, वो मुझे छोड़ देता है, तो मुल्क ठीक हो जाएगा? यार पहले इदारे ठीक करे, पहले ऑनेस्ट अफसर लगाएं, दोनों की बातों को अगर एक फिक्रे में कहूं तो आप उससे इत्तेफाक करते हैं। सानिया मॉडल टाउन के मुल्ज़मान मुझे बताएं ना क्यों कैद नहीं हुए, मुझे ये बताएं। क्या आपने पुलिस को पैसे, इंतजामियों को पैसे, गोलियां आम शहरियों को मारने के लिए दिए थे, दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को मारने के लिए थे? काजी साहब, एक तरफ 25 अरब आपका मुल्क खा गया, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर भागा हुआ है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहायत काबिल एहतराम जो ऑनेस्ट हैं, हेलीकॉप्टर पे आए होंगे या सरकारी खर्चे पे आए होंगे, कहते हैं जी लोग टैक्स नहीं देते। वज़ीर आज़म साहब, आपने लोगों से टैक्स वसूल करना है, लेकिन उसके लिए आपको ईमानदार अफसर लगाना होंगे। टैक्स तब मिलेगा अगर आपके ईमानदार अफसर होंगे। ये कमीशन माफिया जो अभी कह रहे हैं ना, IPP कैसे कंगाल हुआ, कौन खा गया पैसे? मैं खा गया, आप खा गए। अच्छा, मैं आप इस बात को यहाँ इसको डिबेट के आगे बढ़ते हैं। जहाँ इंसाफ मिलना है वहाँ पे वारदात है, जिन लोगों ने इनको पकड़ना है वो लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। कोई एक इदारा भी नहीं बचा वतन अजीज का। अगर मैं इन दोनों की सम अप करूं तो कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो इंसाफ करने को तैयार हो। हर बंदा पत्ती देता है हर जगह और माल कर लेता है। बात इतनी। अब आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब, ये तो हम रोना रोते ही रहेंगे जब तक ये बोसीदा स्ट्रक्चर और निज़ाम है। मुझे ये बताएं कि 100 मिलियन पाउंड का उन्होंने हर्जाने का दावा किया बिलावल भुट्टो साहब पर, अपना जुल्फी साहब ने 100 मिलियन पाउंड वो पाकिस्तानी कितना होता है? अरे भट्टी साहब, मेरा तो कैलकुलेटर ही टूट जाना है। बस वैसे जुल्फी बुखारी साहब ना, सो वो नहीं, $1 करोड़ मिलियन का हर्जाना कर सकते हैं। उनके पास वो जादू और करामात है। अच्छा, उसकी डिटेल मुझसे ना पूछिएगा, मैं कमजोर आदमी। पास कौन क्या जादू और करामात हैं? वो आदमी है जो रिंग रोड में रिजाइन दिया, लेकिन किसी ने उनकी तरफ मैली उंगली नहीं लगाई। चाइना का निज़ाम नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये भी सुन ले थोड़ा सा, मैं इसराइल भी को अपना वो बड़ा कंट्रोल सोसाइटी है, वो एक उनकी छोटी सी आपको खबर दे दूँ। इसराइल का एक रूल है कि वहाँ का वो, ये बड़ा मारूफ अखबार है जिसने ये खबर दी थी ना इसराइल की, उनका रूल ये है कि आपका कोई जर्नलिस्ट, क्योंकि हम तीनों जर्नलिस्ट बैठे हैं, कोई फॉरेन गैर मुल्की खारजा खबर जो है ना वहाँ की सरकार की इजाज़त के बगैर नहीं दे सकती। हाँ, ये उनका निज़ाम है, मतलब उनका सिस्टम। और वहाँ वो उस आज़ादी साहब की बात सेंसरशिप। तो इसका मतलब है कि अगर उस अखबार ने ये खबर दिया तो इसका मतलब है दिस इज़ दी गवर्नमेंट ऑफ इसराइल। ये आप ज़हन में रखिएगा। चलो जी, हम दुआ करते हैं पप्पू जुल्फी बुखारी ये $100 मिलियन या पाउंड जो भी है जीते, ताकि इसराइल को गलत खबर देने की सज़ा मिले। लेकिन हमारे हुक्मरानों को भी करप्ट अफसरों को डिफेंड करने से अल्लाह निजात कर रहा है। करप्ट अफसर की शील्ड चंद हुक्मरान है। इसका मतलब है कि आपके इदारे कंप्रोमाइज नहीं। वो देखें ना, मैंने तो कहा कि इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट कह लें, हुकूमत कह लें, उनकी इजाज़त के बगैर खबर नहीं छाप सकती, पक्की बात है। अब ये है कि अगर उनको पैसे मिल जाएंगे, हो सकता है ये मजीद ज़मीन खरीद लेंगे, फिर जुल्फी बुखारी साहब और अमीर हो जाएंगे। बहरहाल उन्होंने हर्जाने का दावा कर दिया है, जो अदालत है उसमें इंसाफ करेगी, मगर आज तक भट्टी साहब किसी को हर्जाना मिला भी है? अच्छा, आपने पता है शहबाज शरीफ साहब ने भी इमरान खान पर दावा किया हुआ, और 10 अरब का। और भी ये अरब से नीचे तो खड़े ही नहीं होते। और आवाम क्या कह रही है? बिजली नहीं आ रही, आटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस नहीं आ रही, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, साफ पानी नहीं आ रहा। यार ये दो माशरे काजी साहब, आपको सलूट करता हूँ। यहाँ अशराफिया की माशे चलेगी, यहाँ गरीब तबाह होगा। एक ये दोनों इकट्ठे खुशहाल नहीं मलिक साहब, ये फिर भट्टी साहब तो ये कह रहे हैं कि इशराफिया की जो दो नंबर, अच्छे लोग भी हैं, लोग हलाल भी कमाते होंगे, मगर अक्सरियत हमें लगता है कि इशराफिया की जो 2 नंबर मैशियत है, इसके रियासत उसको पकड़ने की है। इशराफिया से हम कहते हैं करप्ट लोगों का जो ऑनेस्ट है, वो काबिल इज्जत है, सलूट है, जो इसके हलाल खाता है। इस दौर में आदमी को तो हमने टिकटॉक तक ही फंसा के रखा है, वो सारा कितारसिस वहाँ पे करता है। खबर देता जो कुछ
कुछ 40 लाख से ज़्यादा टिकटॉक की चीज़ें जो चाइनीज़ ऐप है उन्होंने वहाँ से डिलीट किए। इतना हमारी सोसाइटी ज़हनी तौर पर 40 लाख से ज़्यादा जो टिकटॉक पाकिस्तान से 60 लाख होंगी। अच्छा मेरा पॉइंट पढ़े लिखे मेरी रहनुमाई करें, लोड शेडिंग आज का रोजाना कितनी हो रही है और कब तक होती रहेगी? मेरी रहनुमाई करें, छोड़ें। आप मुझे बताएं कि लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि आपने अपना आज जो पैसा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, भट्टी साहब अगर हम अपनी बिजली की तारें अंडरग्राउंड ले जाते तो जो हमारा 30% लाइन लॉसेज है वो ना होते, और वो पैसा जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना था वो मुझे याद आते हैं जाते जाते वो कि ये बिजली नहीं बन रही, डकैती हो रही है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था जब वो वजीर बराए बिजली और पानी थे। जी क्लोजिंग है। अच्छा, जिनके घर बिजली नहीं आ रही, अंडरग्राउंड वायरिंग वही करे, उनकी जिम्मेदारी है। चलें ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं माफ़ी करनी है, सरकार ने करनी है, लेकिन डकैतियाँ बंद होंगी तो होगी ना। हम तो रोना ये रोते रहेंगे कि लेफ्ट से फिर मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।